नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी की कक्षा में यानी जीव विज्ञान की कक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो बिंदु हैं जिस पे हम लोग आज परिचर्चा करेंगे, जिसकी ये सत्र है, जिस पे हम ये क्लास लेने जा रहे हैं, वो जो है नियंत्रण एवं समन्वय। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर जो है वो अंकित है कि आज हम लोग जीव विज्ञान के इस कक्षा में चर्चा करने जा रहे हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो जीवधारियों के अंदर जो है, खास करके मनुष्य के अंदर जो है विभिन्न जो क्रियाएं हैं, उसका नियंत्रण, उसका समन्वय जो है वो किस तरह से जो है ये पूरा प्रोसेस होता है, हम लोग इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो जानने का प्रयास करते हैं कि ये नियंत्रण और समन्वय की क्रिया जो है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या तात्पर्य है, इससे हमारा क्या आशय है। देखिए, जो जीवधारी हैं, दरअसल अगर आप देखिएगा जीव विज्ञान में जब हम लोग जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसका कि कैसे जीवधारियों को जो है वो विभिन्न संघों में बांटा गया है, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जो एक कोशिकीय जीव है, यानी कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनका जो है शरीर में जो है वो बहुत सारे अंग या अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं, या जो एक कोशिकीय जीव है तो उसमें कुछ विकसित तंत्र नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा कि कुछ ऐसे संघ हैं जिसके जीवों का जो विकास होता है, उसके शरीर का विकास जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, खास करके जो बहुकोशिकीय जीव है। या अगर आप देखें क्लासिफिकेशन के दृष्टिकोण से तो सिलिंटेरेटा संघ जो है, या सिलिंटेरेटा संघ से आप कार्डेटा संघ तक जब आइएगा तो सिलिंटेरेटा से कार्डेटा संघ के जो जंतु हैं, जो उच्चतर श्रेणी के जो जंतु हैं, प्रायः वहाँ पे देखिएगा कि उनके शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए जो है बहुत सारे जो है अलग अलग जो है वो अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं। और अगर आप मनुष्य के अंदर देखिएगा तो मनुष्य चूँकि स्वाभाविक तौर पर जो है वो एक विकसित प्राणी है, वो कार्डेटा संघ का एक विकसित प्राणी है, तो हमारे शरीर के अंदर जो है वो विभिन्न कार्यों के लिए जो है वो अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं। या आप सिलिंटेरेटा से कार्डेटा संघ तक के जो जीवधारियों की बात करें तो प्रायः मतलब इन उच्चतर श्रेणी के जो जीवधारी हैं उनमें जो है विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए जो है अलग अलग जो है वो अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं। अगर आप देखिएगा तो जैसे नियंत्रण का तात्पर्य हमारे शरीर की जो विभिन्न उपापचयी क्रियाएं हैं, चाहे वो कोई भी क्रिया है, जो भी जैव प्रक्रियाएं हैं, आप जब उनको देखिएगा तो उसका कंट्रोलिंग किया जाता है। जैसे हम जीवधारी में जब देखेंगे तो मुख्यतः हमें दो तरह के नियंत्रण को पढ़ना है, एक तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण पे चूँकि आज की ये क्लास नहीं है, बस केवल हम एक परिचय आपको आज यहाँ पे दे रहे हैं, जिसके चर्चा हम आगे करेंगे। चूँकि काफ़ी लंबा ये टॉपिक है तो मेरे ख्याल से जो है अगर इसके सभी आयामों को, हम इस टॉपिक के सभी बिंदुओं को समेटना चाहें तो थोड़ा सा लंबा ये क्लास हो जाएगा, तो इसको हम खंड वाइज जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये जो रासायनिक नियंत्रण जो है हमारे शरीर की जो कई सारी जो जैव प्रक्रियाएं हैं, तो उनमें रासायनिक नियंत्रण जो है वो मुख्यतः ग्रंथियों के द्वारा होती है। जिसमें आप देखिएगा कि रासायनिक नियंत्रण को जब आप पढ़िएगा, हमारे शरीर में जो है वो दो तरह की ग्रंथियां होती है, एक बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं। तो आप देखिएगा कि बहिस्रावी ग्रंथियां जो है वहाँ से बहुत सारे जो है मुख्यतया एंजाइम्स स्रावित होते हैं, जो शरीर की कई सारी क्रियाओं को जो है वो संपादित करने में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। और जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड है, मतलब जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, या इसको हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, आगे परिचर्चा हम लोग करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। तो वहाँ से एक पदार्थ का स्राव होता है जिसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, और हम लोग जंतु हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स के भी बारे में पढ़ेंगे। तो जो हार्मोन्स है हमारे शरीर के विभिन्न
अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जैसे हम लोग उसमें पीयूष ग्रंथि को पढ़ेंगे जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, या फिर थायराइड ग्लैंड है, या फिर जो अग्न्याशय की जो लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है वहाँ से आपको जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स है, पीनियल ग्रंथि है, बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं और वो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को जो है वो नियंत्रित करते हैं, उनका समन्वय करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। और तो ये दो तरह के पदार्थों को, जहाँ पे एक बहिर्स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले एंजाइम्स और अंतःस्रावी ग्रंथियों से खास करके जो स्रावित होने वाले जो महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और दूसरा जो नियंत्रण है वो है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, जिसके अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे कि तंत्रिकाओं के माध्यम से जो है नर्व सिस्टम जो है हमारा, या जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसके द्वारा किस तरह से जो है शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संपादन होता है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो हमारे शरीर के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय की जो क्रिया होती है, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जो क्रिया होती है, अगर उसको हम समझने का प्रयास करें तो तंत्रिकीय नियंत्रण जो है, मतलब तंत्रिकाओं के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो शीघ्रगामी है, वो उसका समन्वय जो है वो त्वरित है, तेजी के साथ वो कंट्रोलिंग करता है शरीर के अंदर, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो थोड़ा अल्पकालिक होता है। लेकिन अगर हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो रासायनिक नियंत्रण जो है होता है, अगर इसकी समन्वय की बात करें तो इसकी समन्वय जो है वो दीर्घगामी है, ये शीघ्रगामी नहीं, तुरंत नहीं होता है। जैसे आप हार्मोन्स के द्वारा आप देखेंगे, आप मान लेते हैं कि हम अग्न्याशय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्राव होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, और वो भोजन में शर्करा के पाचन के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है, उसके पाचन के लिए जिम्मेवार होता है। तो उसके द्वारा जो समन्वय की क्रिया है, नियंत्रण की क्रिया है, वो दीर्घगामी है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो लंबे अवधि तक शरीर पे बना रहता है। लेकिन जो तंत्रिक ये नियंत्रण है, तंत्रिकाओं के द्वारा जो नियंत्रण है, जिसमें हम लोग मस्तिष्क को मुख्यतः पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे, जो हमारी पूरी नर्व सिस्टम है, मेरुरज्जु है, मस्तिष्क के विभिन्न पार्ट्स हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो तंत्रिकाओं के द्वारा जो नियंत्रण होता है वो अगर आप देखें तो शीघ्रगामी होता है, त्वरित होता है। जैसे सपोज डैट, एक उदाहरण से आप समझने का प्रयास करें कि हमारे त्वचा में, हमारे शरीर में कोई सुई चुभो देता है, तो इसकी संवेदना जो होती है तुरंत हमारे मस्तिष्क को जो है वो पता चल जाता है, और न केवल तेजी के साथ संवेदी अंगों के जरिए मस्तिष्क उन सूचनाओं को कलेक्ट करता है, बल्कि उस पर एक विचार विमर्श भी करता है, और फिर एक अनुक्रिया जो है, त्वरित अनुक्रिया, अगर आप के गाल पे एक मच्छर काटा, एक त्वरित अनुक्रिया हमारी मांसपेशी जो है, हाथ की मांसपेशी को मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त होती है, और फिर हम उस मच्छर को मार बैठते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे कि आप इसको एक अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि हम एक सड़क पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी मोटरसाइकिल चल रही है, और आप सोचिए कि मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर 60 सेकेंड में आपकी जो गाड़ी है वो रन कर रही है। जब आप सड़क पे होते हैं तो अचानक से आगे में गड्ढा आता है, कोई बच्चा आ जाता है, कोई, आप अचानक से हैंडल मोड़ देते हैं, ये मतलब कि, या आप सड़क पे चल रहे हैं, आपके कानों में हॉर्न की आवाज़ आती है, अब सेकेंडों में, बहुत ही कम समय में जो है वो मस्तिष्क को खबर होती है, मस्तिष्क उस पर जो है विचार करता है, और तुरंत एक त्वरित अनुक्रिया जो है वो जारी करता है शरीर के जो अभिवाही अंग हैं, जो मांसपेशियां हैं, और फिर उसके अनुरूप जो है हम प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। तो ये जो नियंत्रण की क्रिया है इसको हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण कहेंगे। अगर आप सोच सकते हैं कि आप 1 सेकेंड की लेट कर जाते हैं, तो अगर आप इसको निकालने का प्रयास करें कि 1000 मीटर जो है वो 60 सेकेंड में, तो आप समझ सकते हैं कि 4066 लगभग 16 मीटर जो है हमारी गाड़ी जो है वो 1 सेकेंड में गति कर रही है। मतलब अगर आप 1 सेकेंड की मिस करते हैं, 1 सेकेंड अगर आप लेट होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी 16 मीटर आगे निकल चुकी होगी। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। और
अब अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो किस तरह से हमारी मस्तिष्क जो है कितनी त्वरित समय में जो है वो निर्देशों को न केवल जो संवेदी अंगों के द्वारा न केवल सूचनाओं को कलेक्ट करता है बल्कि उस पर अनुक्रिया भी जारी करता है। तो इन तमाम प्रोसेस को हम लोग बृहद रूप में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले एक बार फिर से स्पष्ट करते कि हमारे शरीर में जो है या उच्चतर श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, खास करके सिलेंटेरेटा संघ से लेके कार्डेटा संघ तक के जंतुओं में उच्च अंग और अंगतंत्र पाए जाते हैं विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण के लिए, उनके समन्वय के लिए। और ये दो तरह के होते हैं, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, जिसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और उनसे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है वो नर्व सिस्टम के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, मेरुरज्जु के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि तंत्रिकीय नियंत्रण की जो इकाई है, मतलब कि अब हम इसको मिटा देते हैं कि तंत्रिकीय नियंत्रण की जो इकाई है उसे हम क्या कहते हैं। तो तंत्रिकीय नियंत्रण की इकाई एक विशेष तरह की कोशिका के द्वारा होता है जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं, या इसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, मतलब नर्व सेल, या इसको हम लोग फिर न्यूरॉन कहेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि मतलब तंत्रिका तंत्र की जो यूनिट है, तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक इकाई है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर की जो रचनात्मक इकाई है जिसको हम सेल्स कहते हैं, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, उसी तरह अगर हम एक अपने नर्व सिस्टम की बात करें, हम अपनी तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है, उसकी जो यूनिट है, उसको हम लोग जो है वो तंत्रिका कोशिका कहते हैं, यानी उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि न्यूरॉन की बनावट किस तरह की होती है और ये कैसे कार्य करता है। आप देखेंगे कि ये भी दो तरह के होते हैं न्यूरॉन हमारे शरीर में मुख्यतया, एक संवेदी न्यूरॉन और एक प्रेरक न्यूरॉन। एक वो न्यूरॉन जो संवेदनाओं को कलेक्ट करते हैं, संग्रहित करते हैं उसको, और उन संवेदनाओं को फिर वो मस्तिष्क तक जो है विभिन्न तंत्रिकाओं के जरिए जो है वो पहुंचा देता है। और फिर दूसरा जो एक न्यूरॉन है जिसको हम प्रेरक न्यूरॉन कहते हैं, जो मस्तिष्क से जो प्राप्त अनुदेश है, मस्तिष्क की जो अनुक्रिया है, जो उसके द्वारा जो किए गए जो प्रतिक्रिया है, उसको जो है अविवाही अंग तक जो है, हमारी मांसपेशियों तक जो है वो मस्तिष्क के निर्देश को पहुंचा देता है, जिसके अनुरूप जो है हम कार्य करते हैं। तो इस बात को आप भली भांति ढंग से समझ पा रहे होंगे कि तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की जो है हमारी नर्व सिस्टम जो है उसकी इकाई है, उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो साथियों, अब हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि तंत्रिका कोशिका की बनावट क्या है, वो किस तरह से कार्य करता है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं कि न्यूरॉन की क्या बनावट है। देखिए, न्यूरॉन की बनावट को समझने के लिए लोग अलग अलग ढंग से जो है पार्ट वाइज इसको खंडित कर लेते हैं कि साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, इस तरह से। हम चाहेंगे कि आप एक बार समग्रता पहले न्यूरॉन की बनावट को समझने का प्रयास करें, फिर हम अपने अध्ययन के सुविधा के अनुरूप जो है उसको स्वतः बांट पाने में जो है वो कामयाब हो पाएंगे कि न्यूरॉन के विभिन्न भागों को आप अपने, चूँकि हमने कई दफ़े कहा है कि विज्ञान की क्लास जो है वो वर्ग की कक्षाओं में और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की लेवल पर जो है वो दो अलग अलग पिच हैं, दो अलग अलग ट्रैक हैं। हमें उन डिफिनीशनों पे नहीं जाना है, अपनी भाषा में अपने समझ के अनुरूप जो है अपने मानस पटल पर जो है अपने मस्तिष्क में जो है उसको स्टोर करने की कोशिश करनी है, और इस तरह से ताकि वो एकदम बिल्कुल हमें अधिक दिनों तक जो है वो याद रहे। यूँ कह लीजिए कि आप इतनी बेहतर ढंग से उसे पढ़िए कि फिर उसको भूलना मुश्किल हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसकी बनावट को। तो ये है आपको तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का ये चित्र जो आपके सामने अंकित है, बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे। दरअसल न्यूरॉन की जो शुरुआत है आप देखिए तो इसमें एक तारानुमा ये संरचना है, इस तरह की आप देख रहे होंगे कि इसकी शुरुआत जो होती है एक तारानुमा संरचना से, इसकी यानी स्टार
की तरह जो है स्टार शेप का जो है वो एक तरह का संरचना इसमें होता है, जिसको हम लोग साइटोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? साइटोन कहते हैं। ये जो तारानुमा संरचना है, और इस साइटोन के अंदर आप देखिए कि ये जो एक विशेष प्रकार के जो द्रव पाए जाते हैं, मतलब साइटोन की जो कोशिका है उसके अंदर जो एक विशेष प्रकार का जो द्रव और केंद्रक पाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे शायद साइटोन के मध्य में एक घनी संरचना है, जैसे आपने सेल को पढ़ा होगा तो सेल के अंदर एक केंद्रक होती है, तो उसी तरह अगर आप देखिए तो साइटोन जो है उसके अंदर एक केंद्रक है, और इसमें जो ये द्रव पाए जाते हैं इसको हम लोग साइटोन द्रव कहते हैं। और इस साइटोन से जो है कई सारे जो है पतले पतले प्रवर्ध निकले हुए हैं, जो आप देख पा रहे होंगे कि कई अत्यंत महीन जो है वो प्रवर्ध जो है वो ऐसे निकले होते हैं इस साइटोन से। इन प्रवर्धों को डेंड्राइट्स कहते हैं या डेंड्रेन कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि इन प्रवर्धों को जो है, जो आपको साइटोन से जो ये प्रवर्ध निकले हुए हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहेंगे, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए हम यहीं पे इस चीज़ को बता देते हैं कि डेंड्राइट्स जो है दरअसल सूचनाओं को कलेक्ट करने का जो काम है, जैसे आप देखेंगे जो संवेदी न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं, कोई भी संवेदना जो है, कोई भी अनुभूति जो है उसको ग्रहण करने का काम जो है इस डेंड्राइट्स के द्वारा ही होता है। और उस संवेदना को जब ये ग्रहण करता है न्यूरॉन, तो उस डेंड्राइट्स के जरिए ग्रहण करके उसको साइटोन के अंदर जो साइटोन द्रव है उसमें भेज देता है। और जब ये साइटोन द्रव में आता है तो ये एक विद्युत आवेग के में जो है वो रूपांतरित हो जाती है, विद्युत आवेग में बदल जाती है। तो दोनों चीज़ को हम साथ साथ आपको बता रहे हैं कि ये क्या काम है साइटोन का या एक्सॉन का, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उस चीज़ को, और हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये मेरा पूर्ण आश्वासन है कि अगर आप इस क्लास को बेहतर ढंग से शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को सुनेंगे तो कहीं पे कोई डॉट्स आपकी नहीं रह जाएगी, ये निश्चित रूप से मेरा ये आश्वासन है आपको। खैर आते हैं यहाँ पर, तो हम बता रहे थे कि न्यूरॉन की शुरुआत जो है वो एक तारेनुमा संरचना से हुई, जिसको हम साइटोन कहते हैं। इससे कई पतले महीन प्रवर्ध बाहर निकले होते हैं। उन पतले महीन प्रवर्धों को क्या कहते हैं? हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है और उन संवेदनाओं को क्या करता है? साइटोन में जो साइटोन द्रव है उसमें भेज देता है। जब ये संवेदना साइटोन द्रव में आते हैं तो वो एक विद्युत आवेग में रूपांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और आप देखिएगा कि इस साइटोन से एक लंबा प्रवर्ध, आप ये सब तो देखे थे कि एक महीन पतला महीन प्रवर्ध है जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और एक लंबा प्रवर्ध जो है वो बाहर निकला होता है, जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। इस लंबे प्रवर्ध को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को कि साइटोन से जो है डेंड्राइट्स के अलावा एक लंबा प्रवर्ध जो होता है वो बाहर निकलता है, जिस लंबा प्रवर्ध को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और ये जो साइटोन के अंदर जो आवेग था, जो विद्युत आवेग में बदल जाता है, दरअसल वो एक्सॉन के जरिए ही जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। और अब देखिएगा कि एक्सॉन जो है अपने अंतिम सिरे पर आते आते आप देखिएगा यहाँ पे एक वाल्व बनाता है, जिसको हम लोग एक्सॉन वाल्व कहते हैं। एक वाल्व की तरह की संरचना बना लेता है साइटोन, इसको हम लोग एक्सॉन वाल्व कहते हैं। और फिर इसके बाद जो ये एक्सॉन है ये कई जो है शाखाओं में जो है विभक्त हो जाती है। और देखिएगा कि इस प्रत्येक शाखा का जो अंत होता है वो सूक्ष्म गांठों पर होती है। इस तरह की ये सूक्ष्म गांठें होती है। इन सूक्ष्म गांठों को हम जो है ये सूत्र युग्मन गांठें कहते हैं। सूत्र युग्मन गांठें, या फिर इसको साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। इसको हम लोग साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक कि एक्सॉन जो है वो अपने आखिरी सिरे पर आके क्या होती है? कई शाखाओं में जो है
विभक्त हो जाती है, कई भागों में जो है विभक्त हो जाती है। और ये प्रत्येक शाखाओं का जो अंत है वो सूक्ष्म गांठों पर होती है, जिन सूक्ष्म गांठों को हम लोग सूत्र युग्मन गांठ या फिर उसको हम लोग साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए कि ये एक्सॉन जो आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ जो है ये सफेद चर्बीदार पदार्थ का आवरण होता है एक्सॉन के ऊपर। ठीक है, इस सफेद चर्बीदार पदार्थ के आवरण को हम मेडुलरी कहते हैं या इसी को माइलिन शीथ भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, कई दफे ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न है कि एक्सॉन के ऊपर जो सफेद चर्बीदार पदार्थों का आवरण होता है उस सफेद चर्बीदार पदार्थ के आवरण को क्या कहते हैं। तो दरअसल इसे हम लोग मेडुलरी कहते हैं या इसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होते हैं, जिसको हम लोग नोड कहते हैं। और अगर आप दो नोड के बीच के भाग की बात करें कि मतलब दो क्रमशः जो नोड हैं उनके बीच के भाग को जो है हम लोग इंटर नोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटर नोड कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो माइलिन शीथ के ऊपर जो है वो हल्के एक पीले रंग की एक परत होती है जिसको हम लोग न्यूरेलिमा कहते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चीज़ को कि ये जो तंत्रिका कोशिका है, मतलब कि हमारे तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, इसकी जो बनावट है आप देख पा रहे होंगे कि ये एक तारेनुमा संरचना से इसकी शुरुआत होती है जिसको हम साइटोन कहते हैं। और इसमें जो द्रव पाए जाते हैं, केंद्रक भी पाया जाता है, और वो जो द्रव होता है जिसको हम साइटोन द्रव कहते हैं, इस साइटोन से अत्यंत पतले महीन प्रवर्ध जो हैं वो बाहर निकले होते हैं। उन प्रवर्धों को जो है हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। और उसके अलावा देखिएगा कि डेंड्राइट्स के अलावा साइटोन से एक लंबा प्रवर्ध बाहर निकलता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ये एक्सॉन अपने आखिरी सिरे पर आके क्या करता है कि एक बल्ब बनाता है जिसको हम लोग एक्सॉन बल्ब कहते हैं। और फिर ये अपने आखिरी छोर पर आकर कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है। इन प्रत्येक शाखाओं का अंत जो है वो सूक्ष्म गांठों पर जाके खत्म होती है। इन गांठों को हम लोग सूत्र युग्मन गांठें या साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। और ध्यान रखेंगे हम कि ये जो साइनेप्टिक नर्व्स है जिसको सूत्र युग्मन हम गांठें कहते हैं, दरअसल इसी सूत्र युग्मन गांठ के निकट जो है वो आपको दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, अब एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नर्व्स और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ये आपस में जुड़ जाते हैं। अब जैसे कि सपोज डैट कि यहाँ पे अगर हम एक न्यूरॉन क्रिएट करें, न्यूरॉन को बनाते हैं, तो आप देखिएगा कि इस न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है, ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और वो ऊपर वाला जो न्यूरॉन है उसके साइनेप्टिक नर्व्स वो आपस में जुड़ जाते हैं। और उसको हम लोग कहते हैं, जहां पे ये जुड़ते हैं एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नर्व्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से, इसको हम कहते हैं सिनेप्स। इस स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सभी जो है ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि साइनेप्टिक नर्व्स और जो डेंड्राइट्स हैं वो जो जुड़ते हैं जहाँ पर, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। और आपको हम इसके कार्य विधि को बता रहे थे कि ये जो डेंड्राइट्स है वो क्या करता है कि संवेदनाओं को ग्रहण कर लेता है। और संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद अगर संवेदी न्यूरॉन है तो संवेदनाओं को ग्रहण करेगा, अगर प्रेरक न्यूरॉन है तो मस्तिष्क के द्वारा जो जारी अनुदेश है, जो निर्देश है, उसको वो ग्रहण करेगा। और फिर उस संवेदना को क्या करता है? वो साइटोन के अंदर भेज देता है। और इस साइटोन में आके वो क्या होता है कि विद्युत आवेग में बदल जाता है जो एक्सॉन के जरिए आगे बढ़ता है। और फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि एक्सॉन के जरिए जब आगे बढ़ता है फिर ये एक्सॉन चूंकि शाखित हो जाता है इस सूत्र युग्मन गांठों के द्वारा, जो जहाँ पर ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ता है, जिस स्थान को हमने सिनेप्स कहा, तो इसके द्वारा फिर ये दूसरे न्यूरॉन
के साइटोन द्रव में पहुंच जाता है और इस तरह से वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, इस तरह से वो तंत्रिका तंत्र का जो केंद्र है, और जैसा कि आपको पता होगा कि तंत्रिका तंत्र का जो केंद्र है वो मस्तिष्क है। तंत्रिका तंत्र का प्रधान केंद्र जो है, मुख्य अंग जो है वो मस्तिष्क है, जिसको हम सेंटर कह सकते हैं। तो मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है और फिर मस्तिष्क के द्वारा जो प्रेरक न्यूरॉन के जरिए जो अनुदेश है वो शरीर के मांसपेशी तक पहुंच जाती है। उसके अलावा इसकी संरचना में हमने एक चीज़ देखा कि एक्सॉन के ऊपर जो ये सफ़ेद चर्बीदार पदार्थ का आवरण होता है उसको हम लोग मेडुलरी कहेंगे या माइलिन शीथ कहते हैं, और जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं पाए जाएंगे उसको हम लोग नोड कहेंगे। दो नोडों के बीच का भाग जो होता है वो इंटरनोड कहलाती है। और ये भी ध्यान रखना है कि माइलिन शीथ के ऊपर, मतलब मेडुलरी के ऊपर जो होता है, हल्के पीले रंग की एक परत पाई जाती है, एक झिल्ली की तरह का परत होता है वो, जिसको हम लोग न्यूरेलिमा कहते हैं। कभी कभी आपको एक चीज़ पूछता है कि न्यूरेलिमा, वो श्वान कोशिका के बारे में पूछ देता है कि न्यूरेलिमा की जो कोशिका है दरअसल उसी कोशिकाओं को जो है हम श्वान कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं कि न्यूरेलिमा की जो कोशिका है उसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि न्यूरेलिमा की कोशिका को हम लोग श्वान कोशिका कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो ऑब्जेक्टिव वे में पूछा जाता है कि जो आवेग जो होता है, जैसे आपने देखा कि ये सिनेप्स के जरिए जो है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के द्वारा होकर आपको कहाँ पे, साइटोन द्रव में पहुंच जाता है। तो दरअसल जब वो आवेग जो है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के द्वारा ग्रहण की जाती है, उस समय आपको जो है वो एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इसको हम लोग जो है न्यूरो ह्यूमर भी कहते हैं, न्यूरो ह्यूमर। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि जब संवेदना जो होती है, जो विद्युत आवेग जो एक्सॉन के जरिए आगे बढ़ता है और जो ये सिनेप्स के द्वारा जो है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंचता है, तो उस समय जो है दरअसल एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, जिसको हम लोग एसिटाइल कोलिन कहते हैं, या इसको हम लोग न्यूरो ह्यूमर के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारा न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका और उसकी बनावट, वो कैसे कार्य करता है। और इस तरह से हमने बता ही दिया कि ये दो तरह के मुख्यतया होते हैं, एक संवेदी न्यूरॉन और दूसरा प्रेरक न्यूरॉन। हमारे पूरे शरीर के अंदर जो है तंत्रिकाओं का एक जाल सा बिछा होता है। संवेदी न्यूरॉन जो है वो संवेदनाओं को, आवेगों को जो है वो कलेक्ट करने का काम करता है और फिर उसको जो तंत्रिका तंत्र का जो केंद्र है, प्रधान केंद्र है, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। और प्रेरक न्यूरॉन जो है वो मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त अनुदेशों को जो है वो अभिवाही अंगों तक, शरीर की मांसपेशियों तक जो है वो पहुँचाने का कार्य करता है। अब हम लोग अगले क्लास में जाके पढ़ेंगे कि मानव मस्तिष्क की बनावट, जो कि तंत्रिका तंत्र का केंद्र है, कि मानव मस्तिष्क बहुत ही एक जटिल संरचना है। तो हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक तरह से कंट्रोलिंग जो है वो अवयव जो है हमारे शरीर का, जो है सबसे कंट्रोलिंग पावर जो है वो मस्तिष्क के पास ही है। हमारे शरीर की जो जैव उपापचयी क्रियाएं जो है उसको संपादित करती है, उसका नियंत्रण करती है, उसका कोऑर्डिनेशन करती है, कंट्रोलिंग करती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि मस्तिष्क की क्या बनावट होती है, कैसे वो कार्य करता है। फिर मेरुरज्जु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र की एक विस्तृत परिचर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक बार फिर से हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।